नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के वर्षों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में देशवासी बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं और कांग्रेस ने कभी भी लोगों को इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रेरित नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी भाजपा का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बड़वानी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों पर करारा हमला बोला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इसको लेकर जवाब देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले चुनाव के बीच जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की निशानी बन चुका है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पर कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार से लोकतंत्र को प्रदूषित कर रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सट्टा कारोबार और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश में विदिशा के सिरोंज में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सिरोंज में कहा कि एक ओर जहां देश पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता अपने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में अपने बेटों और परिवार को आगे बढ़ाने की ऐसी होड़ है कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो वहीं कमलनाथ अपने बेटे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चंदेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं और उनकी नीतियों को जमकर लताड़ा। अमित शाह ने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने अपने 15 महीनों के शासनकाल में मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं को बंद करके केवल और केवल घोटाले किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के हरदा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में इस बार भी कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कई जनसभाओं को संबोधित किया। श्योपुर जिले के विजयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो बच्चों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अब 60% अंक लाने वालों को लैपटॉप और ज्यादा अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को स्कूटी देने का भी वादा किया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने शिवराज सरकार पर प्रदेश के नौजवानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने हाल ही में निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो लोग अगले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि अगले 5 साल कांग्रेस सत्ता में रहेगी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है या धमकी की दुकान। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मंच से कमलनाथ ने अफसरों को धमकी दी है। चुनाव आयोग से उन्होंने कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ दिन से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को राम मंदिर और भगवान राम का विरोधी बताने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला को लफंडर बताते हुए निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी और रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया था। आचार्य कृष्णम की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम की तरफ से पार्टी के बड़े नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत वाले बयान पर कहा था कि आप इस तरह के ऊल जलूल लोगों को छोड़िए। इससे पहले आचार्य कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल की वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राज्य की वाम मोर्चा सरकार को आड़े हाथों लिया। वी मुरलीधरन ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री का यह दावा गलत है कि केंद्र के प्रतिकूल राजकोषीय दृष्टिकोण के कारण केरल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केरल सरकार पर निशाना साधते हुए वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि केरल में वित्तीय संकट राज्य सरकार के अंधाधुंध पैसे खर्च करने और राजकोषीय कुप्रबंधन के कारण है। हैदराबाद में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद स्थित कई फार्मा कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों के ठिकानों पर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। तेलंगाना राज्य की आवासन मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के आवास पर भी छापेमारी की गई है और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी ली गई है। हाल ही में पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार पोंगुलेटी श्रीनिवास राव के आवास पर आईटी छापे पड़े थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। टनल में मलबा हटाने का काम जोरों से चल रहा है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों से वायरलेस वॉकी टॉकी से संपर्क करके सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। मजदूरों के लिए कंप्रेसर के माध्यम से कुछ खाने के पैकेट भी अंदर भिजवाए गए हैं। टनल में पानी के पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों में अधिकांश झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। सुरंग से मलबा हटाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस बल के साथ भारी मशीनें तैनात की गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक। भारत में क्रिकेट का महाकुंभ 19 नवंबर को मिलेगा क्रिकेट का नया विश्व चैंपियन। क्या टीम इंडिया खत्म करेगी 12 साल का सूखा या कोई नई टीम मारेगी बाजी? डीडी न्यूज पर हर गेम का रोमांच, विशेषज्ञ करेंगे जीत हार का विश्लेषण। देखिए महामुकाबले की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल घटना स्थल पर पहुंचकर कल से जारी राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहां पर मौजूद अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन, पानी और खाद्य सामग्री भेजी जा रही है और पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के पटाखों पर ठीकरा फोड़ा। गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर हो रही राजनीति पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने AQI पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर समय रहते राजनीति के बजाय आप सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण पर काम किया होता तो आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती अनियमितता मामले में 3 आरोपियों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इनकी कस्टडी मांगी थी। 3 आरोपितों में जीशान हैदर, जावेद इमाम, दाऊद नसीर शामिल हैं। फिलहाल ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ये सभी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगने की घटना में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। बताया गया है कि आग बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में लगी। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगने की खबर के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अवैध गोदामों को घटना का मुख्य कारण करार दिया और इसे लेकर BRS की सरकार पर आरोप लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिनमें विशेष रूप से हिंद प्रशांत से जुड़ा मुद्दा शामिल है। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों में जारी संपर्कों की समीक्षा के साथ साथ नए क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से घनिष्ठ रक्षा संबंध विकसित करने के तरीकों और उपायों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को ब्रिटेन यात्रा का न्योता भी दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिवाली पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को PM मोदी द्वारा भेजी शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत और ब्रिटेन संबंधों को नई मजबूती दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद लंदन के श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। दुबई में हो रहे एयर शो में भारतीय रक्षा निर्माताओं ने उन्नत लड़ाकू विमान को पसंद करने वाले देशों के लिए तेजस को एक किफायती और विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित किया। एयर शो में तेजस की सफल भागीदारी से संभावित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में उभरते भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। एयर शो में तेजस के साथ भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम हिस्सा ले रही है। दुबई एयर शो में इस भागीदारी से विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति और उन्नत स्वदेशी विमानों का कौशल प्रदर्शित होगा। सोमवार को केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई पिछले 4 महीने के निचले स्तर 4.87% पर पहुंच गई है। खाने पीने की वस्तुओं में गिरावट के चलते अक्टूबर 2023 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटकर 4.87% रह गया, जो पिछले महीने 5.02% और अगस्त में ये 6.83% था। वहीं खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 6.61% रही, जो पिछले महीने 6.62% थी। वहीं पिछले साल यानी अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.01% और खाने पीने की महंगाई दर 6.71% थी। दिवाली के बाद शेयर बाजार में लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बाजार के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स कमजोर दिखे। इससे पहले दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर बाजार में मजबूती दिखी थी। शुरुआती कारोबारी सत्र में सुबह 9:42 पर सेंसेक्स 271.41 अंकों की गिरावट के साथ 64,987.34 के स्तर पर दिखाई दिया। इस दौरान निफ्टी 73
अंक फिसलकर 19,452.55 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। सोमवार के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 326 अंक कमजोर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 82 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,443.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,494.40 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 19,414.75 तक आया। दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में 3,75,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ। आने वाले त्योहारों में 50,000 करोड़ रुपए के और व्यापार होने की संभावना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यक्त की। कैट ने जारी किए वक्तव्य में दिवाली पर चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा व्यापार का नुकसान होने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वोकल फॉर लोकल का भी बड़ा असर बाजार में दिखाई दिया। दिवाली के अगले दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट शुद्ध सोना 59,918 पर पहुंच गया। चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से कम रहा। गोल्डमैन सैक्स ने चीनी शेयरों को डाउनग्रेड कर दिया है। चीनी शेयरों को लेकर इस साल वॉल स्ट्रीट बैंक भी कम आशावादी रहा है। उधर अपार संभावनाएं दिखाई देने वाले भारतीय शेयरों को गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई मार्केट प्लेस से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा कि जैम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि 2023-24 के सिर्फ 8 माह में इस मंच से खरीद का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में खरीद मूल्य 1.06 लाख करोड़ रुपए रहा था। पिछले वित्त वर्ष ये 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया था और चालू वित्त वर्ष में ये 3 लाख करोड़ रुपए के पार होने की संभावना है। जैम के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं। फिलहाल सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेन देन की अनुमति है। एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स ने बोइंग से विमान खरीद का बड़ा सौदा करने की घोषणा की है। ये सौदा $52 अरब का है। एमिरेट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई एयर शो के दौरान ये घोषणा की। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2027 तक 1404 मिलियन टन और वर्ष 2030 तक 1577 MT कोयला उत्पादन की योजना बनाई है। वर्तमान में कोयले का उत्पादन स्तर लगभग 1 बिलियन टन प्रति वर्ष है। चालू वित्त वर्ष के लिए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्र को लगभग 821 मीट्रिक टन कोयला आपूर्ति की गई। गाजा पट्टी में संकटग्रस्त शिफा अस्पताल को ईंधन की पूर्ति के लिए इजराइल के सैनिकों ने पेशकश की थी। एक वीडियो जारी करते हुए इजरायली सेना ने यह दावा किया। इस वीडियो में कुछ सैनिक ईंधन के कंटेनर पकड़े हुए एक इमारत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईंधन पेशकश के बाद शिफा अस्पताल द्वारा इसे अस्वीकार करने का दावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने किया। शनिवार रात को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर 300 लीटर ईंधन रखा था। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकवादियों ने ईंधन को हैंडओवर करने से रोक दिया था। इजराइल के शहर तेल अवीव में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 200 से अधिक बंधकों की रिहाई का आह्वान किया। बंधकों के फोटो हाथ में लेकर प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें याद किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इजराइल हमास संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी में अस्पतालों के अंदर सशस्त्र लड़ाई से बचना चाहता है। सुलिवन ने कहा कि हम ऐसे अस्पताल में गोलीबारी नहीं देखना चाहते जहां निर्दोष लोग, असहाय लोग, चिकित्सा देखभाल करने वाले लोग गोलीबारी में फंस गए हों। इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में फ़लस्तीनी आतंकवादी के घर से गोला बारूद और युद्ध सामग्री बरामद करने का दावा किया गया है। इजरायली सेना को एक वरिष्ठ इस्लामिक आतंकवादी के आवास से हथियार, गोला बारूद, युद्ध उपकरण के साथ ईरानी नेताओं की तस्वीरें भी मिली। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को ब्रुसेल्स में गाजा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान मध्य पूर्व में संकट को देखते हुए यूक्रेन की स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित रखने पर चर्चा की गई।
इस बैठक के पूर्व जारी किए गए एक बयान में यूरोपीय संघ ने गाजा में अस्पतालों और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमास की निंदा की। हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से सोमवार को इजराइल की दिशा में मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद जवाबी हमला करते हुए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक गाजा में मारे गए 100 से अधिक कर्मचारियों के सम्मान में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में सोमवार को 1 मिनट का मौन रखा गया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पोलैंड द्वारा बेलारूस सीमा पर एक नई टैंक बटालियन तैनात करने की योजना से तनाव बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। श्रीलंका सरकार ने सोमवार को 2024 का बजट पेश किया। बजट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट कार्यक्रम चालू रखने से राजस्व में महत्वपूर्ण उछाल का अनुमान व्यक्त किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सैकड़ों कर्मचारियों ने सदन के बाहर वेतन वृद्धि की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया। क्रिकेट इतिहास में 3 महान खिलाड़ियों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनमें भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय महिला टेस्ट कप्तान डायना एडुल्जी और श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अरविंदा डे सिल्वा शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सोमवार को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के नवीनतम शामिल सदस्यों के रूप में 3 दिग्गजों के नाम की घोषणा की। भारत की क्रिकेट टीम ने विश्व कप के अपने अंतिम लीग मैच में 160 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने ग्रुप राउंड में अपने सभी 9 मैच जीत लिए। जीत के लिए मिले विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 47 ओवर 4 गेंदों में 250 रन पर सिमट गई और 160 रन के बड़े अंतर से मैच गंवा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने 51 रन बनाए। नीदरलैंड्स के खिलाफ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 208 रन की साझेदारी निभाई। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 128 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 102 रन बनाए। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। क्रिकेट विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए चारों टीमें फाइनल हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं विश्व कप में गुरुवार को टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होगी। नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों में उत्साह है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाएगी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अपना रिकॉर्ड और मजबूत करते हुए एटीपी फाइनल में होल्गर रूने को हराकर 8वीं बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। जोकोविच ने 2023 सीजन के दौरान स्पेन के 20 वर्षीय कार्लोस अल्कराज के साथ एक रोमांचक संघर्ष के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। नया सवेरा।